अब इजरायल को लेकर के देखिए कि यहां पर इजरायल अब ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में झोंक दिया जाएगा? सीमा जी, ये चिंता का कारण भी है और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे भी है। देखिए, नेतन्याहू जब अमेरिका गए, अभी लैंड किया उन्होंने थोड़ी देर पहले इजराइल में, और अब की बार देखिए जब नेतन्याहू गए तो उनके एयरपोर्ट बदले गए, उनका प्लेन बदला गया, उनकी टाइमिंग बदली गई। और जब नेतन्याहू आए, जब तक उन्होंने लैंड नहीं किया तब तक किसी को नहीं पता था नेतन्याहू अमेरिका से निकले, आए, कहाँ है। अमेरिका ने भी उनको लेके कुछ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। और नेतन्याहू के बेटे को टारगेट किया गया, ट्रम्प को टारगेट कर रहे हैं, इवांका को टारगेट कर रहे हैं, मेलोनी को टारगेट कर रहे हैं, मेलानी जो उनकी धर्मपत्नी है, और बैरन ट्रम्प जो उनका बेटा, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो रिजीम ने एक पूरी लिस्ट बनाई है, मुल्ला रिजीम ने, इसको हमने एलिमिनेट करना है। इसराइल कट्स भी आता, गोल्डी सिरॉन भी आता है, आपका बेंजवीर बेंजवीर पे तो अभी अभी हमला हुआ था। तो ये सारे एक लिस्ट बनी। अब जब उनकी लिस्ट बनेगी तो जाहिर सी बात है यहां से भी लिस्ट बनेगी। और क्योंकि अब इन्होंने नेतन्याहू के पीछे और ट्रम्प के पीछे हाथ धोके पड़े हैं, क्योंकि इन्हें लगता है यार ये राम बलराम की जोड़ी अगर टूट गई तो काफी काम हमारा हो जाएगा। अब ऐसे ही खबरें इसराइल से आ रही कि इसराइल ने भी एक लिस्ट बना ली है, और इसराइल भी अब सोच रहा है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, और मतलब उनका किस किस नेता को कहाँ कहाँ टारगेट किया जाए। अब नेता कहीं पे भी हो, वो मुश्तबा खमेनी हो, वो वाहिदी हो, वो कोई भी हो, या अराची हो, ये देखिए ये ट्रम्प के हाथ में। जिस दिन ट्रम्प ने ग्रीन लाइट दे दी कि भाई किसी को भी टारगेट कर लो, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस्माइल अराची के पास ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, कुछ घंटे बचेंगे। और ये वाहिदी हुआ, गिलाबाफ हुआ, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बचा रखा था। पाकिस्तानियों ने ट्रम्प को बोला जनाब 2 मुर्गे पकड़ के लाए, इसके अलावा वहां कोई बात करने को तैयार नहीं, इनको मार दोगे तो बचेगा कौन। अब इसराइल, आप जानते हैं अमेरिका की बात सुनकर चुपचाप बैठा है, पर अब इसराइल के जो राष्ट्रपति पे, या इसराइल के नेतन्याहू पे, प्रधानमंत्री पे, जो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति हेज़गॉग है, अगर इन दोनों पे खतरा मंडरा रहा, खासकर नेतन्याहू पे जो वहां के करता धरता है, तो इसराइल के पास एक बहाना आता है, भाई मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रेसिडेंट की सुरक्षा का सवाल है, मेरे डिफेंस मिनिस्टर, मेरे इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की डिफेंस का सवाल है, मैं उसमें करूंगा। अगर आप ट्रंप तक सीमित थे तो चलो हम फिर भी एक लक्ष्मण रेखा थी, बट अगर आप मुझे और मेरे मिनिस्टर्स को, मेरे प्रधानमंत्री को टारगेट करो तो मैं तो भाई जवाब दूंगा। तो ये जो इसराइल से खबरें लीक की जाती है, इनके आप मान के चलिए आने वाले 10-20 दिन में एक बहुत बड़ा विकेट या कुछ बहुत बड़ी विकेटें ईरान में लुढ़कने वाली है। वो कानी भी हो सकता है, वाहिदी भी हो सकता है, मुश्तबा भी हो सकता है, अगर वो अभी भी किसी हालत में जिंदा है, जो मैं मानता हूं जिंदा है पर बिल्कुल इनकेपेसिटेटेड है। तो ये अब व्यक्तिगत युद्ध है जो मैं पहले कहता रहा हूं, और ये व्यक्तिगत युद्ध में पर्सनल अटैक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसराइल भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है इस युद्ध को निपटाने के लिए। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है सीमा जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रिजीम बदलनी है। कल जो उनका स्टेटमेंट था, कुछ भी करके न्यूक्लियर नहीं बनना देना चाहिए। अब न्यूक्लियर आज ना बने, कल ना बने, कभी ना बन पाए, और उसके लिए जो जो बीच में अवरोधक आता है, चाहे वो रिजीम का अवरोधक हो, फाइनेंस हो, बैंक हो, वो मुस्तफा खमीनी, उन सब अवरोधकों का निस्तारण करना पड़ेगा। तो उसी प्रक्रिया में आप ये जो देख रहे हैं, जो इजरायली कह रहे हैं कि अब हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये सारे लोग वही है जो युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, ये सारे लोग वही है जो कोई समझौते के खिलाफ है, ये सारे लोग वही है जिन्होंने अभी सरप्राइज अटैक करवा था अमेरिकन लोगों पे, और ये सारे लोग वही है, नेतन्याहू, ट्रंप, हेज़गॉग हो, बैरोन हो या इवांका हो, इसको मारने की रोज दिन रात कवायद करते हैं। तो मतलब अब ये पर्सनल युद्ध हो रहा है। अब उन्होंने अपने हमले किए, ये बच गए, इनकी किस्मत अच्छी थी। अब देखना कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी होगी, क्योंकि देखिए ट्रंप पे भी आघात हुआ, आपके इवांका पे भी आघात हुआ, नेतन्याहू पे भी हुआ, हेज़गॉग पे हुआ, बेंजवीर पे हुआ। अब अगर मैं आज दुनिया को बोलता हूं यार ये 5 मेरे पे अटैक हुआ, मैं तो उसका जवाब दूंगा ना। आप, मैं थोड़ी जाके किसी को मार रहा हूं, मैं तो अपने अटैक पे जवाब दे रहा हूं, और अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने के लिए जो भी मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी करूंगा। और मैं आपको बता दूं, जो शिनबिट और मोसाद का प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है, देखिए जैसे अमेरिका का है, अमेरिका का स्पेशल सर्विसेज है, वो तीनों क्षेत्रों को कंट्रोल करते हैं, मतलब वाटर, लैंड और एयर। अब पुतिन का जो प्रोटोकॉल है वो मल्टीपल कॉन्वॉइज, मल्टीपल डिकॉइज। अब एसपीजी मोदी जी का पैरामीटर प्रोटेक्शन है, जो आप उनके आसपास भी नहीं फटक सकते। पर जो इसराइल का जो शिनबिट और मोसाद का प्रोटेक्शन का स्टाइल है, वो थ्रेट को आने का वेट ही नहीं करते। अगर आप देखें, नेतन्याहू के साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं चलते, बहुत बड़ा कैवलकेड नहीं चलता, वो थ्रेट के आने का वेट ही नहीं करते। अगर उन्हें पता लग गया कोई कहीं थ्रेट है, किसी दूसरी कंट्री में भी है,
तो वो जाके उस थ्रेट का निस्तारण कर देते ताकि वो यहाँ तक पहुंचे ना, कभी दिक्कत ही ना दे। मतलब जब पौधा छोटा होता तभी उसका खरपतवार वो निकाल के फेंक देते हैं, उसका जहरीला पौधा बनने का वेट नहीं करते। तो अगर ये उनका स्टेटेड डॉक्ट्रिन है सिक्योरिटी का, उसके परिप्रेक्ष्य में देखे, अब ये खबर आना कि भाई हमें इसका जवाब देना पड़ेगा, तो मान मान के चलिए कुछ लोगों की टिकट कटने वाली है जी। और अब इधर सऊदी अरब का जिक्र कर लें सुमित जी, तो सऊदी अरब का हूतियों पर हमला क्या सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई माना जाए या ईरान के खिलाफ मोर्चा खुल गया है ये मान लिया जाए? देखिए, मोहम्मद बिन सलमान की पोजीशन बहुत बहुत टाइट है। मोहम्मद बिन सलमान साहब की इकोनॉमी फेल होने पे आ रही है, ये हमने बात भी की थी। उनका तेल पानी बिक नहीं रहा और उनके पास जो परिस्थितियां है बद से बदतर हो रही है। उनका जीडीपी जो ऑफिशियली कहते हैं, अनऑफिशियली तो ज्यादा है, ऑफिशियली वो कहते हैं मेरा 5% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गया। 5% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिफ्लेशन, यानी कि आप समझिए 5% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। भाई अगर आप जीरो पे ही हो तो हम तो कहेंगे आप डिफ्लेशन में हो, अगर आप 5% आपका कॉन्ट्रैक्ट करके आप रिसेशन में हो, और रिसेशन में भी 4.85% बहुत बड़ा नंबर होता। तो मान के चलिए सीमा जी, ये नंबर 6, 7, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अब ज्यादा नंबर इसलिए बाहर नहीं दिए जाते, उससे ना पूरी व्यवस्था हिल जाती है। अगर आप 4.85% का भी कॉन्ट्रैक्शन माने तो मोहम्मद बिन सलमान के पास विकल्प नहीं है। वैसे युवा लीडर है, काफी प्रतिभाशाली है। तो उन्होंने पहले देखिए अमेरिका के साथ मिलकर हूतियों पर अटैक किया, ये शिया मलेशिया पर अटैक किया। तब ये माना जाता था, और शिया मलेशिया में जो आईआरजीसी के लोग थे उनका निस्तारण कर दिया। अब यहां पे उन्होंने हुतियों पे अटैक कर लिया, क्योंकि हुतियों ने उनका ब्लॉकेड कर रखा, उनके 4-5 शिपों पे आघात कर दिया उन्होंने। अब ये समाचार क्लियर नहीं क्या ये मोहम्मद बिन सलमान अकेले थे, अमेरिका के जेट भी गए थे, क्योंकि ट्रंप 2 दिन पहले कह चुके थे या 24 घंटे पहले, हुतियों से तो हम कभी भी निकलने को तैयार है। हाँ, इसराइल का इंटेलिजेंस था, क्योंकि हुतियों को इसराइल से बेहतर कोई नहीं समझता। हुतियों की समस्या क्या है, अब्दुल मलिक अल हुती जो इनका चीफ है, उसके नीचे की मिलिट्री की जितनी लेयर थी इसको इसराइल ने खत्म कर दिया था। अब यहां आईआरजीसी के लोग जा जाके उनके रोलों में बैठे हैं, मतलब उनका काम कर रहे हैं मिलिट्री वाला। जो इराक में अटैक हुआ, पीएमएफ के 30-40-50 लोग मारे गए, वहां वहां आईआरजीसी के भी 6-7 लोग मर गए। ईरान तो खुद 6-7 लोग मान रहा, तो मानिए ज्यादा मर गए। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां भी हुतियों का जो नीचे मिलिट्री लेयर है ये आईआरजीसी का है। तो बेसिकली अगर आप हुतियों पर अटैक करते हो तो आईआरजीसी के लोग 101% मरेंगे। हुती तो मरेंगे मरेंगे, आईआरजीसी के लोग 101% मरेंगे, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो इन अ वे ये मोर्चा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने दोनों के खिलाफ खोल दिया, हुतियों के खिलाफ भी और ईरान के खिलाफ भी। क्योंकि आपको याद होगा कल परसों कानी उसको धमकी दे रहा था, कह रहा तू कैसा मुसलमान मोहम्मद बिन सलमान, ये तो तुम तो इतनी मुकद्दस जगह पे बैठे हो, तुम मस्जिदों के रखवाले हो, और तुम तो काफिर हो और यहूदियों और ज़ायनिस्ट के साथ मिल गए हो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। पर मोहम्मद बिन सलमान ने कानी को, मैं मानता हूं बहुत जबरदस्त जवाब दिया और बहुत अच्छी तरह से समझाया कि मेरी औकात कितनी है और तू अपनी औकात में रहे, जहां का तू जिहादी है वहीं बैठा रहे जी।